हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, ये सभी को पता होगा। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनते हैं, या तो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या तो पीएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर बैलेंस शीट से आता है तो भी आपको पता है, और पीएल से आता है तो भी आपको पता है निकालना कैसे होता है। क्योंकि अगर बात की जाए 12th की अकाउंटेंसी में तो सबसे आसान सा चैप्टर ये है, क्योंकि चाहे कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो चाहे कॉमन साइज हो, निकालना क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज। और परसेंटेज निकालने में तो भाई आपसे अच्छा कौन जानता है परसेंटेज निकालना। तो चलिए स्टार्ट किया था सीधे टॉपिक में, किन किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे उसे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो एक सेकंड रुकिए, पेन चेंज कर लेते हैं भाई। हाँ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो जगह हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बात की जाएगी तो मींस बात की जा रही है कंपैरेटिव की। और अगर वर्टिकल एनालिसिस की बात की जाएगी, वर्टिकल एनालिसिस, तो बात की जाएगी कॉमन साइज स्टेटमेंट की। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा, अगर कंपैरेटिव या कॉमन साइज ना देके आपसे कहा जाए कि वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं, या इनमें से कौन सा वर्टिकल एनालिसिस है, तो वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं, कॉमन साइज को। वर्टिकल कैसे होता है, सीधे होता है ना, सीधे। और हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। तो जो वर्टिकल एनालिसिस आपने देखा होगा, हमेशा टोटल से परसेंटेज निकालते हैं, वो कॉमन साइज में होता है। और जबकि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, इस पैटर्न पे जो एनालिसिस किया जाता है वो कंपैरेटिव में किया जाता है। तो इतनी सी बात तो आप यहां पे याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दोनों का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्टनरशिप एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेट में कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आज हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों यहां पे है वो क्या है, वो आपके सामने दिखाई दे होगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट को अच्छे से देख लो, फॉर्मेट में गलती मत करना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट के बाद आपको वो डेट डालनी है, जिस डेट, जो डेट आपके पेपर में आई हुई है, जिस डेट में कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। डेट डालने के बाद ये हम सेक्शन बनाएंगे पर्टिकुलर, ये है नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ये एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम है कि प्रीवियस ईयर में कितना था, करंट ईयर में कितना है, जो दोनों का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और फिर यहां पे परसेंटेज ऑफ एब्सोल्यूट चेंज। तो आपको कितने कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो याद रखिएगा, बैलेंस शीट में 6 कॉलम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में आपको बनाने पड़ेंगे, कॉमन साइज में भी यही 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम दोनों के सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो लास्ट वाले कॉलम्स में होता है। यहां पे हम निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज और उसका परसेंटेज, जबकि कॉमन साइज में हम दोनों ही ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अभी आगे वो भी आएगा, दोनों को देखेंगे। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। क्या क्या आइटम कहां कहां आते हैं अब तक आपको पता हो चुका होगा, इतनी वीडियोस भी मैंने बनाई है और आपने साल भर पढ़ा भी है। उसके बाद भी मैं यहां बता देता हूं। बताओ, शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से दो आइटम आते हैं, एक आता है शेयर कैपिटल, एक आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, आता है ना। एनसीएल में कौन कौन से दो आइटम आते हैं भैया, एनसीएल, एनसीएल में शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा, फुल फॉर्म समझ जाना, लिखा हुआ है। एनसीएल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सीएल में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, दो लॉन्ग टर्म दो शॉर्ट टर्म। इसके बाद आपका ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के बाद क्या आता है, अदर करंट लायबिलिटी। यही तो हेडिंग्स हैं, समझ में आ गया। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यहां दिक्कतें नहीं होनी चाहिए कि आप किसी का टॉपिक ही भूल गए। सब में कौन कौन से आइटम आते हैं आपको बखूबी पता है, माहिर हो तुम इसमें, ये मुझको पता है, क्योंकि मेहनत जो इतनी की है एक साल। चलो, अब ये मत करा सर टोन मार रहे हैं क्या, यहां पे कोई टोन्ड नहीं है ये, ठीक है। आपकी मेहनत को मैं बता रहा हूं कि आपने इतनी मेहनत की है, ये सब आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहां जाती है, ठीक। चलो, अब बात आती है यहां पे, इसके बाद टोटल आ जाता है। यहां टोटल नहीं लिखा है, नहीं तो बोल दोगे सर ने कहा नहीं था टोटल लिखने को, क्या टोटल आ जाता है। इसके बाद क्या है,
असेट्स। असेट्स में देखिए एनसीए नॉन करंट असेट्स में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है बच्चों फिक्स एसेट, फिक्स असेट। फिक्स एसेट में भी दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। और इसके बाद जो दूसरी हेडिंग यहां पे आपको लिखनी होती है वो कौन सी है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा फॉर्मेट? चलो अब इसके बाद जो आपका आता है वो क्या आता है? सीए। सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। तो सीए में क्या क्या चीजें आती हैं? सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट ना, लिख देना वहां पे सीए। सर ने कहा था सीए मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। चलो तो सीए में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा पॉइंट इन्वेंट्री, तीसरा पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल, चौथा पॉइंट कभी कभी आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस होता है, एंड पांचवा पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड लास्ट जो इनमें ना आए वो सब कहां आता है? अदर करंट असेट्स, अदर सीए में। तो ये हेडिंग्स आपकी थी, सब हेडिंग किसकी? सीए की। समझ में आ गया? तो इतनी चीजों को याद कर लीजिएगा, गलत ना होने पाए बच्चों, बस इतना ध्यान से रखना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में देखने को अक्सर मिलता है पार्ट बी वाले सेक्शन में, कैश फ्लो के पहले। अगर इसकी पोजीशन देखोगे तो हमेशा कैश फ्लो के पहले दिया होगा 4 नंबर में, ठीक है? क्योंकि 4 क्वेश्चन 6-6 नंबर के पार्ट ए में आते हैं, एक क्वेश्चन कैश फ्लो आता है पार्ट बी में, और उसके ऊपर जस्ट कैश फ्लो के ऊपर अगर ये मिलेगा तो वहीं पे मिलेगा कितने मार्क्स में? 4 नंबर में। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि बनाते कैसे हैं। हालांकि आप सबको पता है, स्मार्ट हो, लेकिन एक थोड़ा सा मेरा समझाने का काम है तो मैं समझा देता हूं। देखिए आपको यहां तक की चीजें बैलेंस, यहां तक की चीजें क्वेश्चन में दी होगी, इतनी चीजें क्वेश्चन में दी होगी, मतलब ये चीजें दी होंगी, इसके साथ ही आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का अमाउंट भी दिया होगा। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई चीज आपका शेयर होल्डर फंड था 1 लाख, प्रीवियस ईयर में क्या था? 1 लाख। यहां हो गया 1,50,000। प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, करंट ईयर में हो गया 1,50,000। ये आपको यहां तक क्वेश्चन में दिया होगा। मान लीजिए ये दिया है आपको 50,000 और अब हो गया 40,000, और यहां टोटल दिया हुआ तुम्हें, मान लो ये भी दिया 50,000, लेकिन अब हो गया 30,000। ये ऐसे तुम्हें कुछ सैंपल दिए, इसका यहां पे टोटल लिखा होगा, ठीक? ये इतनी चीज दी है, यहां पे कितना हो गया? 2 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 50, 40, 90, 9, 3, 12, 2,20,000। ये टोटल बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के आइटम दिए हुए हैं। अब इसी तरीके से एसेट्स के भी आइटम देंगे। एक मैं बता देता हूं, एसेट्स वाला अपने आप बना लीजिएगा, जाने से पहले चीजें याद हो जाएंगी। आपको करना क्या है, इतनी चीज दी होगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते समय बस एक चीज का ध्यान रखना, जो मैक्सिमम बच्चों से या बहुत से बच्चों से गलती हो जाती है, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती हो जाती है। गलती क्या होती है? जो एब्सोल्यूट चेंज होता है ना बेटा, ये होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ध्यान से देख लो मैंने क्या लिखा है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये होती है एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए। लेकिन गलती क्या हो जाती है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर निकाल देते हो। ये गलती मत करना, कई बच्चों से सिली सी मिस्टेक होती है। तो बस इसको ध्यान रखना कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, जो भी आए प्लस माइनस उसका साइन लगाना है। तो देखो प्रीवियस ईयर था 1 लाख, ये था 1.5 लाख। भाई पहले था 1 लाख, अब हो गया 1.5 लाख, बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। एब्सोल्यूट चेंज जो आया वो बढ़ा है कितने से? 50,000 से। जब बढ़ेगा तो ऐसे लिखेंगे, और जब घटेगा तो माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। 50 था 40 हो गया, इसका एब्सोल्यूट चेंज आया 10,000 का, ये तो 10,000 से कम हो गई। तो जब भी कम होगा तो ऐसे ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ठीक है? कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में। फिर बच्चों देखो 50 में से 30, ये भी क्या हो गया? कम हो गया। कितने से? 20,000 से। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है? अब टोटल इफेक्ट देखो, ये कितना हुआ? 2 2 20,
तो टोटल देखोगे तो 20,000 बढ़ा है इन दोनों का। मैंने यहां पे कैसे एनालिसिस किया, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन्हीं का तो मैंने एनालिसिस किया है। फिर चलिए 50 और 40, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब इन एनालिसिस करने के बाद देखो एब्सोल्यूट चेंज को दोनों तरफ से देख लेना, इधर से जोड़ने पे क्या और इधर से जोड़ने पे क्या 20 आता है पॉजिटिव, तो देखो 50 और ये 30, 50 पॉजिटिव 30 नेगेटिव, क्या आएगा आंसर, आंसर आपका 20 पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन इसको देखो यहां पे भी प्रीवियस ईयर में 2 था, अब ये 2 20 पॉजिटिव, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एनालिसिस यहां पे किया तो पाया कि ये ठीक था। तो इसीलिए कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं यहां पे, ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहा जाता है। अब जो परसेंटेज निकालेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो बेटा देखो एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज होता है तो 50,000 डिवाइड बाई करंट ईयर से कभी परसेंटेज नहीं लिया जाता, किससे लेंगे, प्रीवियस ईयर से। हमेशा कहां से बढ़ा कहां से घटा, तो भैया प्रीवियस ईयर से बढ़ा प्रीवियस ईयर से घटा। तो एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज हमेशा किससे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। 1 लाख इंटू 100 आ जाएगा 50%, तो यहां पे आप लिख दोगे 50%। इस तरीके से आपको सभी का परसेंटेज निकालना है। ध्यान दीजिएगा इस टोटल का भी जो आप परसेंटेज निकालेंगे 20,000 का, तो 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, इसको जोड़ के मत लिखिएगा, 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, ऐसे परसेंटेज निकाल लीजिएगा आप। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको चेक करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाती है इसी की आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कहते हैं नेट सेल। नेट सेल के अलावा जितनी भी आपकी इनकम होती है वो सब इनकम में डाल देंगे, इसका टोटल आ जाएगा, इनकम खत्म। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये कैसे आता है, या तो सीधा सीधा दिया होगा, नहीं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ठीक है, इससे क्या आता है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये आपको पता हो गया। इसके बाद आपका परचेज में क्या आता है, परचेज ऑफ गुड्स, जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं, कि सामान फिनिश गुड हमने लिया बेचने के पर्पज से, ट्रेड के पर्पज से, वो आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बहुत से बच्चों को गलती यहां पे हो जाती है चेंज इन स्टॉक में, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, लेकिन यहां पे क्या होता है, ये ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, यहां पे क्या आता है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में जितने भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉय को देते हैं, ऐसी वो सभी चीज जो एम्प्लॉयज को दी जाती है वो सब यहां आती है। जस्ट लाइक अ वेजेस, वेजेस एम्प्लॉय को ही दोगे, सैलरी एम्प्लॉय को दोगे, कमीशन एम्प्लॉय को दोगे, तो ऐसी वो सारी चीजें जो एम्प्लॉयज को दी जाती हैं वो सारे एक्सपेंसेस कहां आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ एक चीज आता है, जितने भी इंटरेस्ट होंगे, जितने भी इंटरेस्ट होंगे वो सबके सब फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। अब यहां नाम से ही पता चल रहा होगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो आपको मालूम होगा ये फिक्स एसेट पे लगता है, वही फिक्स कौन सी एसेट पे, फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे। याद रखिएगा डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, टेंजिबल एसेट्स पे। तो जब फिक्स टेंजिबल एसेट घटती है तो उस वैल्यू को कहते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन जब इनटेंजिबल एसेट घटती है तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो अगर फिक्स टेंजिबल एसेट घटती है तो घटी हुई वैल्यू को डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब इनटेंजिबल एसेट घटती है तो घटी हुई वैल्यू को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक ही में दिया हुआ है। फिक्स एसेट वो टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट दोनों के लिए, तो दोनों यही आता है। अब इन सभी में जो नहीं आया वो सब एक्सपेंस कहां आता है, अदर एक्सपेंस में। इसके बाद टोटल हो जाएगा, टोटल होने के बाद इस टोटल में से टोटल ए
और ये हो गया टोटल बी। तो ए माइनस बी को जब माइनस किया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटा दोगे, टैक्स घटाने के बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहली चीज तो ये फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मेट ही नहीं याद होगा तो फिर क्वेश्चन लगा कैसे पाओगे। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट अच्छे से आ गया, बैलेंस शीट का और आपका पीएल का। तो चलो आगे देखते हैं। इसमें भी वही चीज करनी, क्योंकि ये भी क्या है, कंपैरेटिव ही है। कंपैरेटिव मतलब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब आमने सामने का कंपैरिजन करना है, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कंपैरिजन करना है कि बढ़ा या घटा। तो देखो यहां भी वही चीज, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में 1 लाख था और करंट ईयर में हो गया 2 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 1 लाख का। जब एब्सोल्यूट चेंज आया तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस एब्सोल्यूट चेंज को रखेंगे 1 लाख डिवाइड बाई करंट ईयर से डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा, प्रीवियस ईयर से। 1 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। तो ये आपका आ गया परसेंटेज। इसी तरीके से सबका एब्सोल्यूट चेंज निकालिएगा और उसको डिवाइड हमेशा कीजिएगा प्रीवियस ईयर से। कंपैरेटिव ना, कंपैरिजन है, तो प्रीवियस ईयर से डिवाइड करने के बाद जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज आपको बताता है कि प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में कितने परसेंट हमारी ये चीजें बढ़ी हैं या घटी हैं। अगर बस एक चीज का ध्यान रखना, बढ़ेगा तो ब्रैकेट मत लगाइएगा और घटेगा तो माइनस के लिए ब्रैकेट का यूज कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू घट गई, एब्सोल्यूट चेंज घट गया, तो आप ऐसे ब्रैकेट बना दीजिएगा जिससे कि आपको ये पता चले कि ये वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू घटी है। और सिर्फ यही नहीं, इसके परसेंटेज में भी ब्रैकेट बनाइएगा, पता चले यहां तो ब्रैकेट बना दी लेकिन परसेंटेज में ब्रैकेट बनाना भूल गए। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस्टेक हो जाती हैं। अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो क्या माना जाएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। अब अगर वो वैल्यू पॉजिटिव मानी गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो है बड़ी छोटी सी चीज, सिर्फ बनाना ब्रैकेट ही है, लेकिन आपका 4 नंबर डूब जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई बात आपकी कंपैरेटिव की। अब बात की जाती है कॉमन साइज की। देखो बेटा, कंपैरेटिव कॉमन साइज में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है, सब कुछ वैसा ही था जैसा कंपैरेटिव में पढ़ा, सिर्फ वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखो। यहां मैं बैलेंस शीट को बताने वाला नहीं हूं, बता चुका हूं एक एक हेडिंग सब कुछ, बस ये बनाते कैसे हैं वो ध्यान में रखो। चेंज कहां आता है, पहला चेंज तो इस कॉलम का आता है। इसके पहले कंपैरेटिव में यहां पे क्या लिखा था, एब्सोल्यूट चेंज लिखा हुआ था, लेकिन यहां क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होता है, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, नॉट अ चेंज। तो चेंज मैं यहां से हटा देगा हूं, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। बस आपको इन दो कॉलम में यही लिखना है। ठीक, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज ऑफ करंट ईयर। अब निकालते कैसे हैं बैलेंस, आपको क्वेश्चन में यहां तक की चीज दी होगी, इसके पहले के सारे आइटम दिए होंगे। तो सबसे पहले आपको सभी आइटम को लिख लेना है और सब आइटम को लिखने के बाद आपको टोटल लिख लेना है। क्या लिख लेना, टोटल। मान लो यहां 50,000 दिया था, इसी तरीके से यहां 10,000 दिया था, यहां दिया था 60,000, तो इसका टोटल कितना आया, 6 5 क्या है, 1,20,000। इसी तरीके से यहां भी दिया होगा, इसका टोटल यहां पे लिख लीजिएगा, लिख लिया टोटल। अब टोटल लिखने के बाद दोनों का परसेंटेज अलग अलग निकालना है, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज अलग और करंट ईयर का परसेंटेज अलग। बस इतनी सी चीज यहां पे करनी होती है। अब देखो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये 50,000 है तो यहां क्या हो गया 50,000। अब इसका डिवाइड, हमेशा डिवाइड में कॉमन वैल्यू होगी, वो टोटल होगा। बैलेंस शीट में जो कॉमन वैल्यू लेते हैं वो टोटल, मतलब जो भी परसेंटेज हम निकालेंगे उसको बेस में आपको क्या रखना है, डिनोमिनेटर में 1,20,000 ही रखना है। तो 50,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100, ये इसका परसेंटेज आ गया। अब अगर 10,000 का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 10,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100। इस 60,000 का निकालना कैसे निकालोगे, 60,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 100। तो देखो सभी में एक कॉमन चीज ली गई ना, क्या वो कॉमन था, टोटल। तो बैलेंस शीट, जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो कॉमन वैल्यू आती है जिसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं वो वैल्यू कौन सी होती है, टोटल। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जाने से पहले सारी चीजों को देख लेना और नो डाउट देख के जाओगे, कल हो सकता है एग्जाम में ये आ भी जाए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन पे ये आएगा। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। अब इसके बाद सेम इसी का अगर पीएल आ गया तो सर बैलेंस शीट तो समझ में आ गई कि बैलेंस शीट में जो कॉमन वैल्यू है वो वैल्यू कौन सी होगी, टोटल।
और जब आप सबका टोटल जोड़ोगे तो मतलब परसेंटेज का टोटल जोड़ोगे तो टोटल के सामने 100% ही आएगा। लेकिन जब आप बनाते हो क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, सब कुछ पता ही है कहां पे क्या चीज जाता है, अभी मैंने बताया है जस्ट। तो इसमें क्या होता है, तुम्हें करना क्या है, जो कॉमन चीज मानते हैं ना, वो कॉमन क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम नहीं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब सबके अपॉन में, डिनोमिनेटर में जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में जो रखेंगे वो इसकी वैल्यू रखेंगे जो यहां पे होगा। सपोज दैट यहां पे वैल्यू थी 50,000 और ये था 60,000, ठीक, यहां पे 10,000 और ये भी 20,000। अब इसका टोटल क्या आ गया, इसका टोटल आ गया 60,000 और ये 80,000। अब इसी तरीके से यहां भी वैल्यू दी होंगी सब। तो एक फॉर एग्जांपल आपको इसका परसेंटेज निकालना है, प्रीवियस ईयर का और इसका, तो पहले प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालो। तो 50,000 मैंने क्या कहा, अपॉन में क्या होगा, यही होगा, अपॉन में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन वैल्यू क्या होगी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 50,000 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका 100% आ जाएगा। अब अदर इनकम का निकालोगे तो 10,000 अपॉन में क्या रखोगे, 50,000 इंटू 100, तो सभी के जो अपॉन में रखना है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। तो जो कॉमन वैल्यू आपकी हुई वो क्या हुई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस आप जिसका जिसका भी परसेंटेज निकालोगे, प्रीवियस ईयर का अलग और करंट ईयर का अलग, वो हमेशा किससे निकालोगे, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और करंट ईयर का करंट ईयर के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, आपका ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा, यहां पे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो कॉमन साइज में दो बातें ध्यान रखनी है, अगर बैलेंस शीट आता है तो टोटल, जो टोटल आता है लायबिलिटी का टोटल या एसेट का टोटल सेम होता है, टोटल होता है कॉमन जो कि डिनोमिनेटर में रखा जाएगा, और अगर पीएल आता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन होता है जो कि आपके डिनोमिनेटर में रखा जाएगा परसेंटेज निकालते समय। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, कॉमन एंड कंपैरेटिव साइज आपका बन जाएगा, इससे ज्यादा यहां कुछ पूछा नहीं जाएगा। यहां से बस वही जो एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस किसे कहते हैं, तो कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, कंपैरेटिव को, जबकि कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। इस छोटी सी चीज को ध्यान में रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। कल जाइए एकदम फ्रेश माइंड से पेपर दीजिएगा, कोई टेंशन लेके मत जाइएगा, पेपर अच्छा जाएगा बेकार जाएगा डजंट मैटर, अच्छा जाए बेकार जाए, आपने जो पढ़ा है लिखोगे तो वही, बहुत सोच भी लोगे तो भी नहीं लिख पाओगे अगर नहीं आता है तो, और नहीं भी सोचोगे तो अगर जो भी कुछ आता है आंसर उतना ही दे पाओगे। तो एकदम फ्री माइंड से होकर जाइएगा। अकाउंट्स का पेपर है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत ना होने पाए। आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, वहां पे अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई तो सब कुछ चौपट। बहुत कुछ सही लगाया, सब कुछ सही लिखा, 2 + 3 होता है 5, लेकिन तुमने जोड़ दिया 7, 2 + 3 = 7, जैसे ये 7 जोड़े सब कुछ साफ। तो ये काम मत कीजिएगा, एकदम फ्रेश माइंड होके कंसंट्रेशन से एकदम शांति से बैठिएगा, और हर एक चीज खास कर कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन आपकी गलत ना होने पाए किसी भी कीमत पे। अगर 5 मिनट ज्यादा ही लगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपने एकदम कूल माइंड से किया, कैलकुलेशन सही, तो कम से कम बेटा तुम्हारे वो नंबर तो फिक्स हैं, वो तो नहीं कटेंगे। बहुत जल्दीबाजी में आ गई, ये छूटा वो छूटा वो छूटा, और टेंशन ले लिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, तो पता चला जो किए भी वो भी सत्यानाश हो गया। तो एकदम फ्री माइंड से कीजिए, अच्छे से कीजिए। अकाउंट्स का पेपर आसान आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। बोर्ड के पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, जितना हुआ बना दिया जाता है कि भैया बोर्ड का पेपर बहुत टफ आएगा बहुत टफ आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एक मॉडरेट पेपर बनता है कि बच्चा अगर पढ़ा भी हुआ है ना तो आसानी से पेपर दे दे पास हो जाए। बस आपके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल एग्जाम के बाद, देखते हैं पेपर में क्या क्या आया। इधर मैंने जो पढ़ाया है, जितने भी वीडियोस आपके लिए डाली है, क्या इसमें से कुछ आया भी है कि नहीं आया, लेकिन उम्मीद है जितनी चीजें बताई हैं आप अपना पेपर उठाइएगा, खोल के सारी वीडियोस को देखिएगा, आपको एक एक चीज जरूर मिलेगी कि सर ने ये बताया था और ये कहा था कि जाने से पहले इसको देख लेना। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोल रहा हूं, सब तो पढ़ा दिया, कुछ बचा ही नहीं।
जब पूरे बुक के हर एक टॉपिक बता दिया तो आएगा तो यहीं से ना, कि और कहीं से आएगा? आएगा तो यहीं से, इसके अलावा तो कहीं से आएगा नहीं। तो बस आप लोग इतना देख के जाइएगा। थैंक यू बच्चों।